आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है हमारे पास, उसमें हमने देखा था कि वो डील करता है किससे, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू एनर्जी। पर जब हमने लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस की थी, तब हमने ये देखा था कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि कंडीशन क्या है फॉर सच अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू एनर्जी की। एग्जाम्पल कि हमें ये नहीं बता सकता कि जो वाटर है वो फ्लो कर सकता है अगेंस्ट ग्रेविटी। सेकंड है, हमारी क्यूरी ये भी नहीं बता सकता कि अगर हमारे पास कोई मेटेलिक रोड है यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे, क्या ये एक एंड पे वार्मर हो सकती है और दूसरे एंड पे कूलर हो सकती है खुद से। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो सिर्फ इतना ही जवाब मिलेगा कि अगर एक एंड heat energy lost by one end is equal to the heat energy gained by the other end। क्या हमारे पास जैसे फर्स्ट लॉ है वो काउंट कर सकता है कि जो व्हील है वो रिवॉल्व कर रही थी वो स्टॉप हो गई ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट प्रोड्यूस्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। पर ये एक्सप्लेन नहीं करता कि जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई थी हमारे पास इन ओवरकमिंग द हीट प्रोड्यूस्ड एट द बियरिंग, क्या हम उसको फिर से नहीं कन्वर्ट कर सकते इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील और फिर से जो व्हील है वो रिवॉल्व करना शुरू करते। इसी तरह के क्वेश्चंस ने किसको दिया हमारे पास किससे लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इस बेसिकली जो जनरलाइजेशन है एक्सपीरियंसेस का, जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस की और डायरेक्शंस की, इसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस हो रही है। इस लॉ को बहुत सारे वेज में स्टेट किया जाता है, लेकिन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। और लॉजिकली जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट टू वन अनदर से। तो इसके अंदर हम लोग दो तीन स्टेटमेंट्स देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमें दी थी केल्विन, जिसको हम कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो जो लॉर्ड केल्विन ने एक स्टेटमेंट दी थी, प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दी थी, इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब कंबाइन किया इनटू वन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में कहा, जब हमने हीट इंजन पढ़ा था तो हीट इंजन में हमारे पास क्या हो रहा था, सोर्स था जहाँ से जो सिलेंडर था वो हीट ले रहा था Q1, और एक हमारे पास सिंक था जहाँ पे वो सिलेंडर क्या था, हीट क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था Q2 अमाउंट ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर। मतलब एक हायर टेम्परेचर पे वो T1 हीट ले रहा था और एक लोअर टेम्परेचर T2 पे हीट रिजेक्ट कर रहा था। और जो हीट था जो लॉस्ट बाय द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड, जो सिस्टम था हमारे पास, हीट लॉस्ट बाय द स्टीम इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क इन द इंजन। तो जो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिली थी ऑब्टेन फ्रॉम द इंजन इज द आउटकम। किसका आउटकम थी, हीट जो फ्लो हो रही थी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। और अगर हमारे पास सोर्स और सिंक दोनों सेम टेम्परेचर पे होते T1 पे, तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती, नो हीट फ्लो होकर, तो हमारे पास नो मैकेनिकल एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड। तो हमें कोई भी मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिलती। तो अगर हमने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट करना है किसको, हीट इनटू वर्क, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इज असेंशियल। टेम्परेचर मतलब टी, जो दो बॉडीज़ हैं उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। वो दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। तो क्या होगा, नो इंजन, ऐसा एक भी इंजन नहीं बना है अभी तक जो वर्क कर रहा हो, कन्वर्ट करे ऑल द हीट अब्सॉर्ब फ्रॉम दिस सोर्स इनटू वर्क, लेकिन सिंक में कोई भी रिजेक्ट हीट ना करे टू द कोल्ड बॉडी। मतलब सोर्स से हीट ले रहा है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कोल्ड बॉडी में हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा अभी तक हमारे पास कोई भी इंजन नहीं है।
अगर ऐसा इंजन होता तो क्या होता हमारे पास, क्यों पॉसिबल नहीं है कि इंजन अब्सॉर्ब करे जा रहा है हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी, तो वो कंटिन्यूस क्या होगा, उसके अंदर फॉल इन टेम्परेचर होगा। तो हॉट बॉडी अगर हम लॉन्ग रन में देखें, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा और जितना उसका सराउंडिंग्स है उतनी वो क्या हो जाएगी, विल बी एज कोल्ड एज इट्स सराउंडिंग्स। तो जब वो जितनी कोल्ड होगी जितनी सराउंडिंग्स पे है, तो हीट फ्लो क्या हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इंजन क्या होगा, स्टॉप वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा और नो हमें क्या मिलेगी, नो मैकेनिकल वर्क विल बी ऑब्टेन। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क। अगर हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क चाहिए तो हमें दो सोर्स ऑफ हीट चाहिए जिनका टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर हमारे पास सिंगल सप्लाई ऑफ हीट है तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क। तो प्रेजेंस ऑफ अ कोल्डर बॉडी इज मस्ट फॉर द कंटिन्यूस कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो यही है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की। तो लॉर्ड कैल्विन ने क्या कहा था, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या है, इम्पॉसिबल है, बाय मीन्स ऑफ any material agency to derive mechanical effect from any portion of a matter by cooling it below the temperature of the coldest of the surrounding object। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है उसको हमने कूल कर दिया बिलो द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से, तो हम उससे हीट नहीं निकाल सकते, हम लोग उससे वर्क ऑब्टेन नहीं कर सकते। सिमिलरली प्लैंक ने क्या कहा था, प्लैंक ने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच वर्किंग इन अ कंप्लीट साइकिल विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द रेजिंग ऑफ वेट एंड कूलिंग ऑफ हीट रिजर्वियर। कि हमारे पास ऐसा इंजन हमें कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो वर्क कर रहा है कंप्लीट साइकिल में, जो और अदर इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे अदर देन द रेजिंग ऑफ अ वेट एंड द कूलिंग ऑफ अ हीट रिजर्वियर। तो अगर हम कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दोनों कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, जैसे कार्नोट साइकिल था, हैज़ अ सोल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वियर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। कि ऐसा एक डिवाइस ऑपरेट करवाना जो कि साइकिल में वर्क कर रहा हो, जिसका सिर्फ एक ही काम है कि एक रिजर्वियर है उसमें से हीट निकालो और वर्क करते रहो, तब ये ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर हम सिंगल रिजर्वियर एट अ सिंगल टेम्परेचर कैन नॉट ट्रांसफर हीट इनटू वर्क, तो हमारे पास जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारे पास होता है कि क्या हो गया, सिंगल रिजर्वियर, कोई भी सिंगल रिजर्वियर एट अ सिंगल टेम्परेचर, एट अ सिंगल टेम्परेचर cannot continuously transfer, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कैन नॉट कंटिन्यूसली ट्रांसफर हीट इनटू वर्क। इसको हम क्या कहते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन इज इम्पॉसिबल, फर्स्ट काइंड, कि खुद से ही मशीन चल रही है, कहीं से हीट नहीं ले रही, हमें क्या चाहिए, हीट से हीट हमें मिलेगी तो वो क्या करेगी, मशीन वर्क करेगी। लेकिन ये क्या है कि परपेचुअल मोशन ऑफ द मशीन ऑफ द सेकंड काइंड, कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम कंटिन्यूस ट्रांसफर हीट इनटू वर्क कर रहे हैं एक ही रिजर्वियर से एट अ सिंगल टेम्परेचर। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, सेकंड काइंड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम स्टीम अक्रॉस द ओशन, हम लोग हीट ले रहे हैं ओशन से और हम लोग उससे एक पावर प्लांट चला रहे हैं, या फिर हम हीट ले रहे हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एयर से और हम एक प्लांट चला रहे हैं। तो लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग, लेकिन अगर हम ओशन या फिर सराउंडिंग एयर से जब हीट ले रहे हैं
एक्सट्रैक्ट फ्लो ऑफ हीट हो रहा है। फर्स्ट लॉ हम नहीं वॉयलेट कर रहे हैं, पर हम लोग बिकॉज हम लोग जो वर्क है वो आउट ऑफ नथिंग से हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, मतलब हम वर्क नहीं कर सकते बिना किसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर हमारे पास ओशन है, एयर है, जहाँ से हम हीट ले रहे हैं और हम लोग वर्क करेंगे। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे वॉयलेट नहीं हो रहा है। लेकिन जो ऑपरेशन ऑफ अ मशीन दैट यूटिलाइजेस द जो यूटिलाइज करेगी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिंगल हीट रिजर्वियर इज कॉल्ड द परपेचुअल मोशन ऑफ द सेकेंड लाइट। तो इसके अंदर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द सच अ डिवाइस इज इन एसेंस ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जो perpetual motion of the machine of the second kind is impossible, that is to derive the heat and to do continuously drive the heat and transfer it into work from a single reservoir at a single temperature. It is what the Calvin Planck statement and it is what the second law of thermodynamics. Now सेकेंड स्टेटमेंट इज गिवन बाय द क्लॉसियस स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। खुद से ही मशीन चल रही है, हमने एक्सटर्नल वर्क नहीं किया है। टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी, हीट ट्रांसफर करना फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। T2 हमारे पास लोअर है, T1 हायर है। तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी के एड से हीट ट्रांसफ़र कर सके फ्रॉम दी लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। अगर जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा था, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। लेकिन रेफ्रिजरेटर को भी हमने एड किया होता है बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। रेफ्रिजरेटर कभी भी खुद से नहीं चलता। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड स्टेटमेंट जो कि दी थी क्लॉसियस ने, जिसको अब हम देखते हैं कि जो दोनों हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, कैल्विन प्लैंक और सेकंड स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट्स, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट वॉयलेट्स कर रही है तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी क्या कर रही है, उसको वॉयलेट करेगी। तो अगर इसको शो करने के लिए हमने क्या किया, सपोज किया हमने एक रेफ्रिजरेटर लिया है, हमने क्या लिया है, एक रेफ्रिजरेटर जो कि ट्रांसफ़र कर रहा है एन अमाउंट ऑफ हीट Q2। ये हमारे पास कोल्डर बॉडी होगी जिसको हमने सिंक बोल दिया, ये हायर बॉडी होगी एट हायर टेम्परेचर जिसको हमने सोर्स बोल दिया। ये रेफ्रिजरेटर हो गया। तो हमने यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर लिया है जो ट्रांसफ़र कर रहा है एन अमाउंट ऑफ हीट Q2 फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी अनएडेड बाय, इसके ऊपर हमने खुद से ही ट्रांसफ़र कर रहा है हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हायर बॉडी। इसको हमने कुछ भी एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हैं, हमने एक ऐसे ही रेफ्रिजरेटर हमने ले लिया। उसके बाद हमने एक हीट इंजन भी लिया है जो क्या कर रहा है, सोर्स से हीट ले रहा है Q1। एक हीट इंजन है फ्रॉम हॉट बॉडी, वर्क कर रहा है और उसके बाद सिंक को क्या दे रहा है, हीट दे रहा है Q2। तो नेट वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, Q1 माइनस Q2। तो हमारे पास क्या हो गया, जो ये हमारे पास जो फर्स्ट था ये किसको वॉयलेट कर रहा था, क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ, रेफ्रिजरेटर होगी। क्लॉसियस ने क्या कहा था कि कोई भी अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हायर बॉडी। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये जो है दोनों वॉयलेट कर रहे हैं क्लॉसियस को, तो ये वॉयलेट करेंगे इसको, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को भी। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को, रेफ्रिजरेटर और इंजन को हमने क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया। तो जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये इंजन हो गया, हमने इनको कंबाइन कर दिया। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास Q2 है, सोर्स है, रेफ्रिजरेटर है, सिंक, क्या जो रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर कोई हम वर्क नहीं कर रहे हैं, वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है सिंक से और Q2 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स को दे रहा है। अब इस सोर्स है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रही है, तो नेट चेंज इन हीट जो सोर्स में आएगा वो कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q2। और यहाँ से इसको इंजन है वो वर्क कर रहा है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक में दे दिया। और जो लेकिन जो Q2 सिंक में जो हीट चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q2 इसको मिल रही है और Q2 ये दे रहा है। तो नेट चेंज इन हीट ऑफ द सिंक कितना आ रहा है, 0। तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है इसके अंदर, कि जो हमारे पास वर्क हो रहा है, वर्क
हीट जो है वो लिविंग एन अमाउंट ऑफ हीट Q1 माइनस Q2। तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि जो हॉट बॉडी है वो रिसीव कर रही है हीट Q2 और गिवन करे Q1, तो नेट चेंज क्या है Q1 माइनस Q2, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में। लेकिन हम जो कोल्ड बॉडी में है उसको हम कोई भी हीट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो विदाउट डिलीवरिंग एनी हीट टू द कोल्ड बॉडी। लेकिन जो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमने वर्क करना है कंटिन्यूस तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हीट नो टू बॉडीज हमें चाहिए कि जहाँ से एक से वो सोर्स से हीट ले और दूसरे को वो हीट एक्सट्रैक्ट करे, मतलब दूसरे को वो हीट क्या करे, ट्रांसफ़र करे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो वर्क हमें मिल रहा है वो मिल रहा है फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वियर, जो जहाँ से वो हीट क्या कर रहा है, उसको हीट मिल रही है और वो हीट उसको दे रहा है। तो हम यहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रॉम द सिंगल रिजर्वियर से। तो अगर हमने देखा कि अगर हमारे पास जो क्लोजर स्टेटमेंट अगर वो वॉयलेट हो रही थी, तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो भी क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है। तो अब हम इन सिमिलर वे हम क्या शो कर सकते हैं कि जो वॉयलेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स लीड्स टू द वॉयलेशन ऑफ द क्लोजर स्टेटमेंट। अब इसके अंदर हमने क्या थिंक करा, हमने एक इंजन लिया है विच एक्सट्रैक्ट्स हीट, एक हमारे पास सोर्स हो गया, एक्सट्रैक्ट्स हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स, और वो सारे के सारे हीट को किस में कन्वर्ट करिए, वर्क में, लेकिन विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द कोल्ड बॉडी। तो सिमिलरली हो गया वॉयलेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो भी क्या है, हमारे पास वर्क कर रहा है बिटवीन द सेम हॉट एंड कोल्ड बॉडीज। तो वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट Q2 फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं W इज इक्वल टू Q1 अपॉन इट, और वो रिजेक्ट कर रहा है हीट Q1 प्लस Q2 टू दिस सोर्स को। अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कपल कर दें तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो इंजन कपल टुगेदर है, तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि सेल्फ एक्टिंग मशीन कंस्टिट्यूट हो गई है जो ड्रॉ कर रही है हीट Q2 फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफ़र कर रही है हीट टू द हॉट बॉडी। तो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो रही है, वॉयलेट कर रही है क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ। तो इसका मतलब ये है कि अगर वॉयलेशन ऑफ द कंडीशंस, अगर हमारे पास क्लोजर वॉयलेशन होता है तो लीड्स टू द वॉयलेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है तो लीड्स टू द वॉयलेशन ऑफ द क्लोजर स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। डायनेमिक्स से कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन मेन एविडेंस जो इसके ट्रूथ का है वो क्या है कि इट हैज़ नेवर बीन पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन वर्किंग अगेंस्ट दिस लॉ। थैंक यू।